हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये लेक्चर नंबर 7 है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबके स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्योंकि दो एक्ट हम पढ़ते हैं। एक तो है आरबीआई एक्ट 1934 और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर आपसे पूछें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि जो आरबीआई एक्ट होता है ये आरबीआई के बारे में ही होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था इसी एक्ट के कारण, यानी कि ये एक तरह से फाउंडिंग लेजिस्लेशन है। फाउंडिंग लेजिस्लेशन मतलब ये वो कानून है या वो अधिनियम है जिसकी वजह से आरबीआई बना था। और आरबीआई किस तरह से अपने काम करता है, किस तरह से वो भारत में फ्लो ऑफ मनी उसको कम या ज्यादा करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई की जो भी चीजें होती हैं वो सब आरबीआई एक्ट 1934 डिटरमाइन करता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है कि आरबीआई बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है। रेगुलेशन का मतलब होता है नियमन करना, यानी आरबीसी एक नियामक का काम करता है, एक रेगुलेटर का काम करता है। तो भारत में जो बैंक है उन पे नजर रखना, वो क्या काम कर रहे हैं, उनमें जो फंड्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनके फंड कहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं, बैंकों को कंट्रोल करना, एक इफेक्टिव उनको मैनेज करना, तो वो सब के लिए होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है जिसमें बैंकों की मॉनिटरिंग और रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा की जाती है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और आरबीआई एक्ट होता है जो आरबीआई को यह बताता है कि उनके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या क्या है, जिससे वो भारत में फ्लो ऑफ मनी को मैनेज कर सकें। तो ये डिफरेंस होता है। बाकी ये लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करेंगे, और जो लेक्चर नंबर 8 आएगा उसमें मैं आपको आरबीआई एक्ट जो है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बाय द टाइम आप लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 खत्म करेंगे, आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पहले हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? बैंकिंग कंपनीज एक्ट बोलते थे। जब ये 1949 में आया था तब हम इसे बैंकिंग कंपनीज एक्ट बोलते थे। और इसका नाम हमने कब बदला? जो 1965 में अमेंडमेंट हुआ था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तब हमने इसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट से करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया। तो 1 मार्च 1966 से ये लागू हो गया था। 1965 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था, 1 मार्च 1966 से हमने इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलना स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, ये मैंने एक्चुअली पुराने पेपर देखे थे, उसमें था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में कब अप्लाई हुआ। ठीक है, तो 1956 से ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। आज के समय में ये एंटायर इंडिया में एप्लीकेबल है। और वैसे भी आपको बता दूं, जब से आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट हुआ है या उसको टोन डाउन किया है, तब से अब भारत के जितने भी कानून हैं वो सारे जम्मू कश्मीर में अप्लाई करते हैं। फिर 1965 में इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें दो चेंजेस किए गए थे। एक तो इसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट से बदल के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया था, और दूसरा इसमें एक सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 किस बारे में है? ये कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में है, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा। तो अगर आपसे पूछें कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, कितनी धाराएं हैं, तो आंसर है 56। यहां पे लेकिन एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूं कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जो सहकारी बैंक होते हैं, उनको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, जिन्हें बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट और सेंटर, वो कंट्रोल करते हैं। यानी कि एक कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इनकॉर्पोरेट कैसे होगा, वो शुरू कैसे होगा, उसका पूरा प्रबंधन, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कैसे इलेक्ट होंगे, ये सारी की सारी पावर्स रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास होती है। और जब 1965 में अमेंडमेंट किया गया तो आरबीआई को भी काफी सारी पावर दी गई थी। यानी आप ये बोल सकते हैं कि भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो डुअल कंट्रोल में होते हैं, यानी दो संगठन हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं। एक तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। और दूसरा जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, यानी आरसीएस, तो आरबीआई और आरसीएस दोनों हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। तो डुअल कंट्रोल होता है
कोऑपरेटिव बैंक्स पर। कोई डाउट इसमें? तो ये क्लियर है आपको बेसिक फैक्ट्स। रिपीट कर देता हूं, जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था तब उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं बोलते थे, उसे बैंकिंग कंपनीज एक्ट बोलते थे। 1956 से ये कश्मीर पर भी लागू है। 1 मार्च 1966 से हमने इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलना स्टार्ट किया, उससे पहले इसे बैंकिंग कंपनीज एक्ट बोला जाता था। 1965 में अमेंडमेंट किया गया था, उसमें दो चीजें हुई, एक तो नाम चेंज हुआ कंपनीज एक्ट से रेगुलेशन एक्ट, और दूसरा सेक्शन 56 ऐड किया गया। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो टोटल सेक्शंस है वो हैं 56। तो क्या आपको सारे 56 सेक्शन पढ़ने हैं? नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा बस उतने ही आपको पढ़ने हैं मेरे अपने अनुभव के हिसाब से। हाँ, 56 में से लगभग 25-30 तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी आपके काम के नहीं है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया तो लागू कब से हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ था 16 मार्च 1949। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये लागू कब हुआ। तो 1949 तो आपको पता ही है, जो डेट थी वो थी 16 मार्च 1949। ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है। और ये किस पे लागू नहीं होता बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक्स पर लागू नहीं होता। मैं रिपीट करता हूं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक्स, इन पर ये अप्लाई नहीं होता। अब एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 1, 2, 3, 4 वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 5B से। और जहां भी मुझे लगेगा कि कुछ कंसेप्ट आपको बताऊं या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो वहां मैं पीछे नहीं हटूंगा, वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको कैसे क्या याद रखना है, कितना याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 5B। देखो, एक जो बैंकिंग कंपनी होती है जिसे हम बैंक बोल सकते हैं, ये होता क्या है? ठीक है, तो ये डिफाइन किया है सेक्शन 5B में। तो यहां पे लिखा है कि जो बैंकिंग होती है उसका मतलब ये है कि आप जनता से पैसा लो, यानी डिपॉजिट्स लो। क्यों लो? उसे या तो आप उधार दो या उसको इन्वेस्ट करो। इसी कारण से आप जनता से जो डिपॉजिट्स हैं वो ले सकते हो। और जनता जब मांगे, यानी रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, या जनता चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या अदरवाइज उसे जब चाहे विड्रॉ कर सके। अगर ये कोई संगठन कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक बैंक या बैंकिंग कंपनी है। ठीक है, यानी कि इस एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ये एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है कि बैंक होता क्या है। अब आप कहेंगे कि सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी तो फिर यही करती है कि वो जनता से डिपॉजिट लेती है और वो उधार भी देती है, यानी लैंडिंग भी करती है, तो फिर इस डेफिनेशन में तो वो फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखें, देखो डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो दो तरह की होती हैं, एक डिपॉजिट टेकिंग होती है और एक नॉट डिपॉजिट टेकिंग होती है। जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है वो तो इस डेफिनेशन में फिट ही नहीं होती, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि जनता से वो पैसा डिपॉजिट लेगा बैंक जो होगा। लेकिन जो डिपॉजिट टेकिंग होती है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं वो कौन से डिपॉजिट लेती हैं। डिपॉजिट भी दो तरह के होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझा देता हूं। देखो, जो डिपॉजिट होते हैं ना, यानी कि आप बैंक में पैसा डाल रहे हो, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कासा और एक होते हैं राफा। कासा मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब सीए, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क होता है, और इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? कासा को, कासा को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। राफा, राफा मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी रा, और फा मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और इन दोनों तरह के अकाउंट को हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स। अब दोनों में फर्क बताता हूं। तो पहले डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। कोई डाउट इसमें? आपने कोई भी व्यक्ति नहीं देखा होगा जिसका सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं वो, उनमें आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते।
करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो होते हैं इन्हें डिमांड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। इनमें जो पैसा आप रखते हो उन्हें डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है जब आप अपने पैसों की डिमांड करोगे तब आपको वापस मिलेंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, आपने एक बार पैसा डाल दिया, चाहे करंट अकाउंट में डाला चाहे सेविंग अकाउंट में डाला, आप जब चाहे उस पैसे को डिमांड कर सकते हैं और बैंक को वो आपको देना होगा निशर्त, बिना किसी शर्त के देना होगा। तो इन्हें डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सिर्फ प्रॉपर जो बैंक होते हैं वही डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क होता है? जो करंट अकाउंट होता है वो कंपनी खोलती है, सेविंग अकाउंट जनरली इंडिविजुअल्स खोलते हैं। अगर कंपनी का खाता है, मान लो आपने कोई दुकान खोली है, तो आप सामान बेचोगे और सामान खरीदोगे, यानी आपको हर रोज बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। आप जो भी सामान बेचोगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, और आप जो सामान खरीदोगे होलसेलर वालों से या उनसे, तो आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे। या ये भी हो सकता है कि आप जनता को कुछ कैशबैक वगैरह दो, या वो मतलब करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो हर रोज, कोई उसमें लिमिट नहीं होती। लेकिन करंट अकाउंट में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उसको आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप उस बैंक में पैसा बहुत बार डाल भी सकते हो हर रोज, और बहुत बार निकाल भी सकते हो, जैसा कि बिजनेस में जरूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है, ठीक है, जो करंट अकाउंट में नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर आप उनसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो पेनल्टी लगती है। मान लो जैसे सेविंग अकाउंट में आपको बोला गया कि आप एटीएम से सिर्फ 10 बार पैसा निकाल सकते हो महीने में, उससे ज्यादा बार निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी मर्जी बार पैसा निकालो, जितनी मर्जी बार पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ये चीज? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क होता है? तो और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट, क्योंकि इनमें जो पैसा रखा जाता है उन्हें डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और डिमांड डिपॉजिट मतलब जब भी आपको पैसा चाहिए तुरंत आपको मिलेगा, और ये सिर्फ बैंक खोल सकते हैं, कासा, ये एनबीएफसी नहीं खोल सकती। अब आते हैं राफा अकाउंट पे, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। देखो, रिकरिंग डिपॉजिट ये होता है कि भाई मेरे अकाउंट से हर महीने मैं 1,000 रुपए डालूंगा, या मैं हर महीने 1,000 रुपए, रिकरिंग मतलब बार बार, डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट, मैं हर महीने मान लो अगर 1,000 रुपए डालता हूं रिकरिंग डिपॉजिट में, और रिकरिंग डिपॉजिट के समय मुझे पहले ही बता दिया जाता है कि देखो आप जो भी पैसा डालोगे वो कम से कम 5 साल के लिए डालोगे, यानी 5 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद आप निकाल सकते हो। यही फिक्स डिपॉजिट के केस में होता है। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में बस इतना सा फर्क होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में मैं हर महीने पैसा डालता हूं, फिक्स डिपॉजिट में मैं बस एक ही बार पैसा डालता हूं। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपया पड़ा है घर में, तो मैं क्या करूंगा, रख के क्या करना है, फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, ब्याज मिलेगा मुझे उस पर। ठीक है ना? रिकरिंग डिपॉजिट में भी ब्याज मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में भी ब्याज मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में भी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैं मान लो 1 साल के लिए डाल रहा हूं, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो मान लो मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा 5 साल के लिए डाल दिया, तो वो मुझे पहले ही बता देंगे कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और रिकरिंग डिपॉजिट में भी मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी बात, जो रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट होते हैं इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी खोल सकती है, यानी कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो। तो एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग होती है, मतलब वो राफा अकाउंट खोलती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में से आप पैसा निकाल सकते हो मैच्योरिटी पीरियड से पहले, या आप 5 साल के बाद ही निकालोगे? मान लो अगर आपने 5 साल के लिए करवाया है, पहले भी निकाल सकते हो, लेकिन उस केस में फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले। और पेनल्टी कैसे भरनी पड़ेगी वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। जैसे मैंने एक बार फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख रुपए का, और मैंने कहा था कि मैं 2 साल के लिए पैसा डाल रहा हूं, तो मुझे उस पर 5% ब्याज मिलना था। अब मुझे पैसों की कोई अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो मैंने पहले निकाल लिए 1 साल के बाद ही, तो उन्होंने पेनल्टी लगाई थी। मतलब मुझे 5% ब्याज ना देके 2 लाख पे अगर मैं 1 साल बाद निकाल रहा हूं तो 5% के हिसाब से मुझे 2 लाख का 5%, यानी कि उसमें मुझे 10,000 रुपए का फायदा होना चाहिए था, ब्याज मिलना चाहिए था ब्याज। लेकिन उन्होंने 5 नहीं दिया, उन्होंने मुझे 4 दिया, 1% की पेनल्टी लगा दी। ठीक है ना? तो इस तरह से पेनल्टी लग जाती है। तो ये आपको क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ये दोनों तरह के अकाउंट जो होते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं वो राफा अकाउंट खोल सकती हैं, कासा नहीं खोल सकती हैं। अब यहां पे एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में कि आप
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकती। यानी फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक व्यापारी हो और आपको कहीं पे चेक देना है 5 लाख रुपए का, तो आप ये 5 लाख का चेक आपको पेमेंट करनी है, जो आप एनबीएफसी का चेक नहीं दे सकते, आपको चेक सिर्फ बैंक का ही देना पड़ेगा। तो एनबीएफसी जो होती हैं वो चेक इशू नहीं कर सकती अपने ऊपर। आप जब चेक काट के दोगे तो सिर्फ बैंक का ही दोगे। तो ये भी डिफरेंस आ गया। यानी कि सेक्शन 5B में एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ है कि भाई बैंक या बैंकिंग कंपनी होती क्या है। ठीक है ना। तो इससे हमें बैंक को एनबीएफसी से डिफरेंशिएट करने में मदद मिलती है। तो बैंकिंग की डेफिनेशन ये होती है जो यहां पे लिखी है, सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। अच्छा चलो अब एक बात बताओ, मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछता हूं। बैंक क्या प्रेफर करता है कि उनके पास कासा अकाउंट ज्यादा खुले या राफा अकाउंट ज्यादा खुले? अगर मान लो चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या चाहेगा कि ये वाले अकाउंट ज्यादा खुले कि ये वाले अकाउंट ज्यादा खुले? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बैंक काम कैसे करता है। देखो, बैंक जो होता है वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब यह होता है कि बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, यानी ये जनता है, तो बैंक जनता से पैसा लेगा और फिर जनता को ही पैसा उधार के रूप में दे देगा। ठीक है। तो ये डिपॉजिट करवाने वाली जनता है और ये जो जनता है वो उधार लेने वाली, लोन लेने वाली जनता है, और बीच का पैसा खाता है बैंक। अब एक बात बताओ, बैंक को ज्यादा ब्याज किसमें देना पड़ता है? आपने मान लो अगर करंट अकाउंट खोला, करंट अकाउंट में तो बैंक के पास कोई जो है उसको ब्याज नहीं देना पड़ता। करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, तो बैंक का कोई खर्चा नहीं है। अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में क्या मिलता है? 3-4% के आसपास मिलता है सिर्फ। अगर मान लो कोई रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट है, उसमें 5 से 6% के आसपास मिल रहा है। आजकल तो और भी कम मिल रहा है। आजकल मेरा जो सेविंग अकाउंट है, मैंने एचडीएफसी में खुलवाया हुआ है, मुझे 2% मिल रहा है सिर्फ। और एफडी में तो मुझे 4.5% मिल रहा है। मैंने एक एफडी भी करवाई हुई है छोटी सी, उसमें मुझे 4.5% मिल रहा है। और समझाने के लिए बता रहा हूं, सेविंग अकाउंट में हमेशा बैंक का खर्चा कम होता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। अब मान लो बैंक उधार दे रहा है अगर किसी को 10% पे, तो बैंक को बचत ज्यादा किसमें होगी? तब होगी अगर कासा अकाउंट ज्यादा खुले, क्योंकि कासा अकाउंट में, करंट अकाउंट में तो देना ही नहीं पड़ता और सेविंग अकाउंट में बहुत कम देना पड़ता है। यानी कि हम एक रेशो होता है, डिफाइन करते हैं जिसको कासा रेशो। कासा रेशो क्या होता है? कासा रेशो होता है कि बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं टोटल डिपॉजिट के मुकाबले। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा कासा अकाउंट में पैसा है, उतना बैंक के लिए अच्छा है। क्योंकि कासा रेशो अगर ज्यादा है, मतलब करंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उसका शेयर ज्यादा है, और ऐसे में बैंक की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बैंक को पैसा ज्यादा बचेगा। तो कासा रेशो जो है वो ज्यादा होना चाहिए बैंक के लिए कंपेयर टू राफा रेशो। राफा रेशो में आप न्यूमरेटर में राफा रख दो, डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट, वो राफा हो गया। लेकिन राफा में बैंक को खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। ये क्लियर हुआ? तो ये सेक्शन 5B बताता है कि भाई बैंक होता क्या है। अब आते हैं सेक्शन 6 पे। इस तरह से मैं आपको एक एक सेक्शन अच्छे से समझा समझा के पढ़ाऊंगा। 1 घंटा लगेगा लगभग इस वीडियो में, लेकिन 1 घंटे में ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। अब जो बैंक होता है वो क्या क्या बिजनेस कर सकता है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनमें बैंकिंग कंपनी या बैंक एक ही बात होती है, तो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं जो वो कर सकते हैं, राइट। अब जैसे बैंक है, एक तो मैंने आपको बता दिया जो बैंकिंग की डेफिनेशन में था, वो सब काम तो बैंक करेगा ही, अकाउंट खोलना, लोन देना, ये सब काम करना। इसके अलावा जो बैंक होता है वो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के एजेंट की तरह काम करता है, या पर्संस के एजेंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो चेक काट के दिया किसी व्यक्ति को, तो वो चेक क्लियरिंग में डालेगा ना बैंक में, यानी कि बैंक कलेक्टिंग बैंक का काम कर रहा है उसके लिए, राइट। तो एक तरह से वो एजेंट का काम कर रहा है किसी पर्सन के। मैं कहता हूं ठीक है, आपको मुझे चेक देना है, आप जाके क्लियरिंग में डाल दो, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो बैंक मेरा एजेंट का तरह काम कर रहा है। या सरकार बहुत सारे काम बैंक के थ्रू करती है। जैसे मान लो सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना है किसी व्यक्ति को, सब्सिडी देनी है, तो सरकार सीधा अकाउंट में पैसा डालती है, तो बैंक सरकार का काम कर रहा है। जैसे मान लो सरकार को प्रधानमंत्री किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान योजना में सरकार 6,000 रुपए हर साल किसान को मुआवजा देती है, 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में। तो ये 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें सीधी बैंक अकाउंट में जाती हैं, तो सरकार का काम कर रहा है वो।
राइट। तो इस तरह से बहुत सारे जो चीजें हैं वो बैंक और भी करता है, जैसे एक्टिंग एज एजेंट फॉर एनी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या पर्सन। इसी तरह से इफेक्टिंग, इंश्योरिंग, गारंटिंग, अंडरराइटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजिंग एंड कैरिंग आउट ऑफ एनी इशू। इशू मतलब क्या होता है? मान लो कोई कंपनी है और उसे मार्केट से पैसा उठाना है, यानी अपना आईपीओ लेकर आएगी, जनता से वो चाहेगी जनता इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो जो बैंक होते हैं उनमें एक अकाउंट खुलता है, उनमें जिसे बोलते हैं आसबा। आसबा मतलब क्या होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। पेटीएम कंपनी का आईपीओ आया था, ठीक है, पेटीएम कंपनी का आईपीओ आया था और मैंने कोशिश की कि मुझे वो उसमें एलोकेशन मिले शेयर का। अच्छा है नहीं मिला, वरना पैसा डूब जाता लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो पेटीएम कंपनी का जब आईपीओ आया तो मैंने शेयर खरीदने की कोशिश करी। अब शेयर कैसे होते हैं? पहले पेटीएम कंपनी बताती है कि भाई देखो मैं इतने शेयर एलोकेट कर रही हूं, ठीक है, आप उनमें निवेश करो। तो मैंने लगभग 1 लाख रुपए के आसपास कुछ डाले थे उसमें, जो है। तो मेरा जो सेविंग अकाउंट है उसमें 5 लाख रुपए थे और 1 लाख रुपए जो थे वो ब्लॉक हो गए कि ठीक है ये 1 लाख रुपए का अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप बचे हुए 4 लाख का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये 1 लाख रुपए अब एलोकेशन में जाएंगे, पेटीएम के शेयर खरीदे जाएंगे इससे, अगर अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो ये 1 लाख ब्लॉक हो गए, यानी कि जो कंपनी का इशू आता है, इशू मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, तो उसमें भी बैंक जो है वो हेल्प करता है। और आसबा को क्या बोलते हैं? आसबा को बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यानी मेरी जो एप्लीकेशन थी कि मुझे शेयर खरीदने हैं, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? ब्लॉक्ड अमाउंट। ब्लॉक्ड अमाउंट था 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, राइट। तो ये कुछ समय के लिए, लगभग 1 महीना लग जाता है इसमें, अलॉटमेंट वगैरह में। तो फिर मुझे नहीं मिले तो वो 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में वापस आ गए। यानी इशू जो होते हैं, जो इशू आते हैं, आईपीओ वगैरह आते हैं, उनमें भी बैंक हेल्प करता है। इसी तरह से अब जो बैंक है, क्या ये जरूरी है कि उसे जो अपना हेडक्वार्टर खोलना है या ब्रांचेस खोलनी है, शाखाएं खोलनी है, कि वो रेंट पे ले, किराए पे ले रियल एस्टेट बिल्डिंग? नहीं, वो खरीद भी तो सकता है। तो एक जो बैंक होता है वो बिल्डिंग को एक्वायर, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन भी कर सकता है या ऑल्टर भी कर सकता है अपने रोजमर्रा के ऑपरेशंस के लिए। तो सेक्शन 6 में सब कुछ लिखा है कि जो एक बैंक है वो कौन कौन से एक्टिविटीज है या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जिनमें वो एंगेज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक बैंक के लिए जरूरी नहीं है, अब आप कहोगे एक बैंक है वो एक, मान लो एक बिल्डिंग बनवा रहा है, तो ये बैंक का काम तो नहीं है बिल्डिंग बनवाना, लेकिन वो अपने लिए बनवा रहा है क्योंकि उसे अपनी शाखा खोलनी है इस बिल्डिंग में या अपना हेडक्वार्टर इसमें डालना है, उसके लिए वो बैंक जो है उस बिल्डिंग को बनवा रहा है। तो ये सब अलाउड है बैंक के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 ये कहता है कि ये सारे जो शब्द होते हैं, बैंक, बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी, ये सिर्फ एक बैंक ही यूज कर सकता है, कोई और नहीं। यानी कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कंपनी कोई भी काम कर रही है लेकिन वो ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। मान लो कल को मेरा मन करता है मैं कंपनी का नाम रख दूं स्टडी आईक्यू बैंक लिमिटेड, क्या ये संभव है? नहीं, मैं बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ जो बैंकिंग कंपनी होगी, और बैंकिंग कंपनी भी हमने डिफाइन कर दी थी, राइट, तो वही बैंक, बैंकर या बैंकिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। अब आप कहेंगे कि सर जो ब्लड बैंक होता है, जहां पे रक्तदान आप करके आते हैं, ब्लड बैंक, तो वो भी तो बैंक इस्तेमाल करता है। देखो वो बैंक शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो वहां पे बैंक शब्द का मतलब होता है स्टोरेज। बैंक शब्द के और भी कई मतलब होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आई एम बैंकिंग ऑन यू, आई एम बैंकिंग ऑन यू मतलब मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, मैं आप पे विश्वास करता हूं। तो यहां पे बैंकिंग का मतलब वो नहीं है कि बैंकिंग कंपनी हो गई। तो बैंक शब्द के और भी मतलब होते हैं, नो डाउट ब्लड बैंक जो होते हैं वो बैंक वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे बैंक का मतलब कुछ और होता है। समझ में आया? तो सेक्शन 7 ये कहता है कि आप बैंक, बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक मजाक की बात, अगर मान लो आप चाहते हो कि आपके बेटे या बेटी का नाम बैंक रखा जाए या बैंकर रखा जाए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 7 के तहत ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल इस वर्ड का यूज बैंक या बैंकर जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आते हैं सेक्शन 8 पे, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। एक बैंक जो है वो नॉर्मल चीजों की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका शहर है मान लो मुरादाबाद, समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर कोई मुरादाबाद का है तो बुरा ना माने। मुरादाबाद में मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जो है वो नुकसान में चल रही है,
तो पंजाब नेशनल बैंक का जो मैनेजर है वहां पे वो कहता है एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जूते रख लेते हैं, कपड़े रख लेते हैं, ये भी बेचना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में जाओगे तो वहां पे आपको सब्जियां मिलेंगी, ग्रोसरी मिलेंगी, वहां पे जूते कपड़े वगैरह आप खरीद सकते हो, इससे बैंक का मुनाफा बढ़ेगा। क्या ये सब अलाउड है? नहीं, ये अलाउड नहीं है। कोई भी बैंकिंग कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकती गुड्स की, और बार्टर भी नहीं कर सकती। ठीक है, बार्टर भी नहीं। बार्टर का मतलब ये होता है, मान लो मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दो, तो वो कहते हैं ठीक है, क्रेडिट कार्ड इशू करने की जो फी है वो 1,000 रुपए है। मैं कहता हूं इस 1,000 रुपए के बदले मैं आपको 2 किलो आलू दे देता हूं, तो ये बार्टर होता है। ये भी नहीं कर सकता बैंक। बैंक कोई ये जूते वगैरह भी नहीं बेच सकता, कुछ भी नहीं बेच सकता, ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, एक चीज में बैंक बेच सकता है चीजें। मान लो मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर लोन ले लिया, मेरे पास गाड़ी थी 5 लाख रुपए की, और मैंने इस गाड़ी को बैंक में रखवा के लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, आपको पता होगा क्रिएशन ऑफ चार्ज, प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज, 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो गाड़ी जो है मैंने बैंक में, क्योंकि मेरे पास एक एसेट है ये, तो मैंने क्या किया, गाड़ी को बैंक में रखवा दिया। वैसे जनरली रखते नहीं है गाड़ी, वो कहते हैं आप ही ले जाओ। हाँ, अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो सरफेसी लगा के गाड़ी को बेच के हम पैसा कमा लेंगे। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो एक गाड़ी है, वो मैंने बैंक में रखवा दी कि नहीं चलो आप ही रख लो, मुझे 2 लाख का लोन दे दो। अब मैंने 2 लाख का लोन नहीं चुकाया तो गाड़ी बेच सकता है बैंक। उस केस में यह नहीं माना जाएगा कि वो गाड़ी एक डीलर की तरह बेच रहा है, बल्कि वो जो सिक्योरिटी रखवाई थी मैंने उसको रियलाइज कर रहा है, तो वो बैंक का अधिकार है। लेकिन अदरवाइज बैंक गाड़ी नहीं बेच सकता। मान लो बैंक सोचे कि मैं अपनी कमाई बढ़ा लेता हूं, गाड़ियां बेचना शुरू कर देता हूं, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेडिंग जो है वो बैंक नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर लेकिन बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है, बंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है। बंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट में वो इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेचता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रोडक्ट बेचता है। हाँ, रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच सकता है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट या म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट हैं वो कोई बहुत अलग नहीं है, बैंकों की जो सेवाएं हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, वो बैंक बेच सकता है। लेकिन बैंक में फिर कहूंगा कोई भी अनरिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनकी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ये कहता है सेक्शन 8। अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स को कौन सा सेक्शन बताता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का? सेक्शन 9। मान लो कोई व्यक्ति है, उसने अपनी जमीन मॉर्टगेज कर दी, बैंक में कोलेटरल के तौर पे रखवा दी कि भाई अगर मेरी जमीन जो है, अगर मैं पैसा ना चुकाऊं तो इसको बेच लेना। और बैंक के पास वो प्रॉपर्टी को रखे हुए अब 7 साल हो गए, राइट? कहने का मतलब ये है, बैंक किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल का मतलब होता है जैसे जमीन, जैसे लैंड है आपका, जमीन है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसको मूव नहीं कर सकते। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, जैसे सोना हो गया, गोल्ड कॉइन वगैरह हो गए, गाड़ी हो गई, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी बैंक जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को 7 साल से ज्यादा नहीं रख सकता, सिवाय खुद की प्रॉपर्टी के। खुद की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, अगर बैंक ने अपना हेडक्वार्टर खोला तो वो बिल्डिंग खरीद ली, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको तो पूरी जिंदगी रखो। हाँ, लेकिन अगर किसी दूसरे ने मॉर्टगेज करी है या कोलेटरल के तौर पे रखवाई है तो बैंक उसे 7 साल से ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, अब मान लो अगर 7 साल के अंदर अंदर कोई प्रॉपर्टी है, बैंक उसे बेच नहीं पाया, अपना धन पाने के लिए जो उन्होंने खोया, कोई ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉपर्टी है उनके पास तो मतलब सीधी सी बात है उन्होंने कब्जा करी होगी, अपनी पोजेशन में ली होगी, क्योंकि कोई लोन नहीं चुका पाया होगा। तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाया और 7 साल हो गए, तो बैंक क्या कर सकता है, आरबीआई के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज थोड़ा सा मुझे पीरियड एक्सटेंड दे दो। तो आरबीआई 5 साल तक का टाइम और दे सकता है उसे, उस प्रॉपर्टी को या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रियलाइज करने के लिए या बेचने के लिए। तो ये ध्यान रखिए। बट जनरल केस में बैंक इमूवेबल प्रॉपर्टी को 7 साल से ज्यादा नहीं रख सकता, और अगर 7 साल हो गए और बैंक उसे बेचने में असमर्थ है तो फिर आरबीआई 5 साल की मोहलत और मांग सकता है आरबीआई से बैंक। अब बात करते हैं सेक्शन 10B। जो बैंकिंग कंपनी होती है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी हम डिफाइन कर चुके हैं क्या होती है। तो बैंकिंग कंपनी को मैनेज कौन करेगा? होल टाइम चेयरमैन। बैंक में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, उनमें लेकिन एक व्यक्ति उनका चेयरमैन होता है और वो 5 साल के लिए ही चुना जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो बैंक का चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो या चेयरमैन, दोनों, ठीक है, दोनों 5 साल के लिए ही अपॉइंट किए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, उसके बाद वो दोबारा रीइलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार तो 5 साल के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। सेक्शन 11 पे आते हैं। सेक्शन 11 बताता है कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए एक बैंक की। देखो, अब ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया है ना, ये 1949 में आया था, तो ये तभी का डेटा है
ये प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन, राइट, मतलब लेकिन एमसीक्यू आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं अगर आपको कोई डोमेस्टिक बैंक है वो खोलना है भारत के अंदर, कोई हमारा सरकार कोई भी बैंक है, मान लो प्राइवेट बैंक है, कोई भी खोलना है आपको, तो 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। 5 लाख में आजकल होता क्या है, इतना तो आप पैसा बैंक में रखेंगे, इतना तो एक इंडिविजुअल के पास होता है आजकल। तो डोमेस्टिक बैंक के लिए अमाउंट है 5 लाख। अगर कोई विदेशी बैंक भारत में अपनी शाखा खोलना चाहता है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल उसे 15 लाख चाहिए, और अगर वो किसी मेट्रो में खोलता है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता वगैरह, तो उसे 20 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा डेफिनेशन और एमसीक्यूज के लिए तो ये चीज ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में बताता हूं क्या है आजकल। अगर आपको भारत में कोई भी बैंक खोलना है तो आपको 500 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई एनबीएफसी खोलना है भारत में तो 2 करोड़ रुपया चाहिए। अगर आपको कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आज के समय में 300 करोड़ रुपया चाहिए। और अगर आपको कोई पेमेंट बैंक खोलना है तो आपको 100 करोड़ रुपया चाहिए। ये आज के टाइम की प्रैक्टिकलिटी है जो ध्यान रखनी है। एनबीएफसी के लिए जो आपको नेट ओन्ड फंड चाहिए वो 2 करोड़ है। बैंक खोलने के लिए आपको ऑथोराइज कैपिटल 500 करोड़ चाहिए। और अगर 500 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल है, सीधी सी बात है, तो पेड अप कैपिटल 5 लाख की तो आराम से ही हो जाएगी, राइट। क्योंकि इतना कम भी नहीं हो सकता ना पेड अप कैपिटल। अगर ऑथोराइज कैपिटल 500 करोड़ की है, मान लो अगर मैं कहूं आपको बैंक में 500 करोड़ रुपए रखने की इजाजत है, तो आप क्या सिर्फ 5 लाख रखोगे? तो वही मैं कह रहा हूं। तो ऑब्वियसली ये बहुत कम अमाउंट है ये, लेकिन ठीक है, एमसीक्यूज के लिए ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछें कि सेक्शन 11 के हिसाब से मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, तो डोमेस्टिक बैंक का 5 लाख और फॉरेन बैंक का 15 लाख। और अगर फॉरेन बैंक मेट्रो में खोलना चाह रहा है ब्रांच तो 20 लाख। तो ये सेक्शन 11 है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 पे। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल, और इनका रेशो 4:2:1 मिनिमम होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ये सब क्या होता है। मान लो मुझे बैंक खोलना है, तो ठीक है, आरबीआई ने मुझे दे दिया लाइसेंस, खोल लो भाई, ठीक है। मैंने आरबीआई से पूछा सर मैं कितना पैसा रखूं बैंक के अंदर, कितना पैसा रख सकता हूं, यानी ऑथोराइज कैपिटल। मैं ऑथोराइज मतलब ऑथोराइज मैं कर दिया, मतलब मेरे को परमिशन दे दी आरबीआई ने। ऑथोराइज कैपिटल आप रख सकते हो 2000 करोड़। मैंने कहा ठीक है, अच्छा खासा पैसा है, 2000 करोड़ रुपया जो है वो मैं रखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, मेरे पास तो है कुछ करोड़ ही, मान लो 10 करोड़ है। अब 2000 करोड़ रुपया कहां से लाऊं? और जरूरी भी नहीं है कि 2000 करोड़ मुझे रखना है, मैं अपना थोड़े बहुत पैसों से बैंक शुरू कर सकता हूं, राइट। 500 करोड़ में तो मैं आराम से शुरू कर सकता हूं। ऑथोराइज कैपिटल 500 करोड़, वैसे 2000 करोड़ मुझे दिए यहां, तो मतलब काफी अच्छी खासी ऑथोराइज कैपिटल मुझे दिए। अब 2000 करोड़ रुपया जो है मैं इकट्ठा करूंगा। मैं उसमें दूसरे प्रोमोटर, प्रोमोटर मतलब ओनर, मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगा जो अमीर आदमी है, मुझसे भी जो अमीर है, उनसे पैसे इकट्ठा करूंगा। ऐसे कर करके मेरे पास जो है अच्छा खासा पैसा हो गया, लेकिन फिर भी काफी पैसा कम अभी मैं और ला सकता हूं। तो मैंने डिसाइड किया, सारे हम प्रोमोटर्स ने मिलकर डिसाइड करा कि एक काम करते हैं। अच्छा 2000 करोड़ क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। हमने डिसाइड करा एक काम करते हैं, 2000 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपया जनता से उठा लेते हैं, जनता का इन्वेस्ट करवा देते हैं, यानी आईपीओ ले आते हैं। अब मान लो मेरी कंपनी में एक शेयर 2000 रुपए का है, तो कितने शेयर हो गए टोटल? 1 करोड़, यानी 1 करोड़ शेयर 2000 रुपए का एक शेयर है, टोटल कंपनी में ऑथोराइज कैपिटल हो गया 2000 करोड़। अब मुझे आईपीओ लेकर आना है, तो मेरा जो मैं इशू कितने का निकाल रहा हूं? तो मैं इशू निकाल रहा हूं 1000 करोड़ का, यानी कि मेरे 50 लाख शेयर जो हैं आधे, 50 लाख शेयर, एक शेयर का दाम है 2000 रुपए, ये मैंने जनता को बोल दिया करो इन्वेस्ट करो। तो मेरी इशूड कैपिटल कितनी है? ऑथोराइज कैपिटल तो 2000 थी, इशूड कैपिटल है 1000 करोड़ रुपए। अब मैंने जब इशू निकाला तो इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया, यानी जब आईपीओ आया तो पूरा सब्सक्राइब हो गया। आजकल तो बल्कि ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, राइट। जितना जितने का, तभी तो आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता, तभी तो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें वो नहीं मिलता, उसमें एलोकेशन नहीं मिलता। एनीवेज, मान लेते हैं कि पूरा सब्सक्राइब हो गया, यानी जनता ने खूब जोर शोर से कहा भाई हम भी इन्वेस्ट करेंगे, हम भी करेंगे, और खूब पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी मेरा 1000 करोड़ पूरा सब्सक्राइब हो गया। तो मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई? 1000 करोड़। इज इट क्लियर? मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई? 1000 करोड़। मेरी ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी? 2000 करोड़। ठीक है। अब एक बात बताता हूं, जनता बिड करती है, जब भी अलॉटमेंट आता है जनता बिड करती है। तो मान लो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनता देखो 2000 रुपए का तो शेयर जो है वो
मेरी आशा 2000 की है। अब कुछ लोगों ने 2000 से कम बिड किया होगा, कईयों ने 2000 रुपये वो किया होगा। अगर 2000 रुपये वाली मैंने बिड देखी तो वो थी 50%। तो मैंने कहा, मैंने अपने शेयर होल्डर जो हैं, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनको कहा हम सिर्फ वही बिड एक्सेप्ट करेंगे। सब्सक्राइब हो गया है पूरा 1000 करोड़ रुपए, हम चाहें तो जनता से ले सकते हैं, लेकिन जो बिड है जनता की वो हमारे शेयर प्राइस को मैच नहीं करती बहुत सारी। तो हम इसमें सिर्फ 50% ही ऐसे हैं जो 2000 रुपए को मैच करते हैं, तो हम सिर्फ 50% ही लेंगे। यानी जो फाइनली जो पेड अप कैपिटल है मैंने एक्सेप्ट किया 500 करोड़। इनमें 50% को मैंने रिजेक्ट कर दिया, 50% वो जो 2000 रुपए या उससे ज्यादा के थे वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए, यानी मेरा मैच हो गया। तो मेरा जो पेड अप कैपिटल है वो इसका भी आधा है, यानी 500 करोड़ है। समझ में आया? तो मैं जो है अब बैंक शुरू कर रहा हूं, उसमें 500 करोड़ तो पैसा है जनता का। पेड अप कैपिटल जो है, जो मैंने अपना ऑथोराइज कैपिटल था वो कितना था? 2000 करोड़। जो इशूड कैपिटल था 1000 करोड़। सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी था 1000 करोड़, क्योंकि मेरा इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया था। और पेड अप कैपिटल है 500 करोड़। तो 500 करोड़ तो मैंने शेयर से उठा लिया, और अपना खुद का प्रोमोटर्स ने डाला होगा मान लो 100 करोड़, तो 600 करोड़ रुपया हो गया, बैंक शुरू हो गया। ठीक है, बाद में ऑथोराइज कैपिटल और रेज कर लेंगे कहीं से, जरूरी नहीं है जनता से करना है। कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होगा, टाटा बिरला अंबानी अदानी टाइप, उनसे कह देंगे आप 200-300 करोड़ आप डाल दो, या एनआरआई वगैरह से ले लेंगे, एफडीआई ले आएंगे बैंक के अंदर, एफडीआई भी तो अलाउड है। विदेश में जाके बोल देंगे कि थोड़ा पैसा आप डाल दो, थोड़ा पैसा हम उनसे उठा लेंगे, कोऑपरेटिव से उठा लेंगे, थोड़ा पैसा हम उनसे उठा लेंगे, गैर सरकारी संगठनों से उठा लेंगे अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें तो, कुछ हम वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से उठा लेंगे। तो ऐसे कर करके एक बैंक के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा होता है। अब आप एक चीज देखो, इसमें ऑथोराइज कैपिटल कितना था? 2000 करोड़। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना था? 1000 करोड़। और पेड अप कैपिटल कितना था? 500 करोड़। ये रेशो क्या हो गया? ये 4:2:1 हो गया, और यही मिनिमम होना चाहिए। ये मैंने आपको आइडल सिनारियो बताया समझाने के लिए, जनरली चीजें इतनी आइडल होती नहीं है। लेकिन जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, वो कम से कम ऑथोराइज कैपिटल का 50% होना चाहिए। यहां पे यही लिखा है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम से कम आधा होना चाहिए ऑथोराइज कैपिटल का, और जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम आधा होना चाहिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। जैसे कि यहां पे, यहां एकदम एग्जैक्ट 50% है, बट मिनिमम 50% होना चाहिए। क्लियर? तो ये रेशो कितना होना चाहिए? 4:2:1, जहां पे 4 है ऑथोराइज कैपिटल, 2 है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और 1 है पेड अप कैपिटल। तो ये कौन सा सेक्शन है? ये है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 13 पे आते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एटसेट्रा ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। अब देखो, मुझे बैंक जो है उसे शेयर बेचने हैं। मैंने बैंक खोला है, मुझे शेयर बेचने हैं। क्या शेयर मैं खुद बेच लूंगा? नहीं, उसके लिए मैं एजेंट जो होते हैं, दलाल वगैरह, उनको हायर करूंगा, कंपनीज को हायर करूंगा, उन्हें कहूंगा भाई आप मेरे शेयर बिकवा दो बाजार में, मैं आपको कमीशन दूंगा। तो वो कमीशन 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मान लो 2000 रुपए का अगर शेयर है, एक शेयर 2000 रुपए का है, तो मैं इसका 2.5% यानी 50 रुपए से ज्यादा कमीशन पर शेयर नहीं दे सकता किसी भी ब्रोकरेज वाले को या कमीशन एजेंट को। राइट? ये कहता है सेक्शन नंबर 13। अब आते हैं सेक्शन नंबर 14, प्रोहिबिशन ऑफ चार्ज ऑन अनपेड कैपिटल। बड़ा अच्छा है ये सेक्शन 14, समझ लो थोड़ा सा। देखो, अभी आजकल तो क्या होता है, शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो जो शेयर अलॉटमेंट है बहुत, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। राइट? जितने भी शेयर होते हैं ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो फाइनली अलॉटमेंट नहीं मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब आईपीओ के लिए अगर कंपनी जाती है तो पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाता था। और मान लो अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें शेयर का प्राइस कितना था? 2000 रुपए। 2000 रुपए, ठीक है, एक शेयर का प्राइस था ये। तो बैंक क्या कहेगा? बैंक या कोई भी कंपनी, यहां पे क्योंकि हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहे हैं तो बैंक की बात कर रहे हैं, वो मान लो मैं हूं गौरव गर्ग और मैंने खरीदे एक शेयर, मैंने बस एक ही शेयर खरीदा, मेरे को एक ही शेयर चाहिए था, मेरे को एक मिल गया। अब ये क्या 2000 रुपए मुझे देने हैं क्योंकि मैंने एक ही शेयर खरीदा है? क्या ये 2000 रुपए मुझे एक साथ देने हैं? आजकल तो एक साथ आ जाते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता था पहले। तो पहले क्या होता था, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल, यानी कंपनी कॉल करके बताती थी कि भाई, कॉल करने का मतलब यहां पे है कि कंपनी बताती थी कि अब देना है। वो मान लो बोलती थी कि फर्स्ट कॉल में कि ठीक है 500 दे दो अभी, दूसरी कॉल में 500 दे दो अभी, और थर्ड कॉल में बाकी बचा हुआ 1000 दे दो। तो जब मैं तीनों इंस्टॉलमेंट भरूंगा तो तब मैंने 2000 दिए, तब मुझे शेयर अलॉट हो जाएगा। ठीक है? अगर मान लो मैंने सिर्फ एक ही कॉल भरी है, तो मेरा जो अनपेड कैपिटल है वो 1500 रुपए है, और अनपेड कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएशन नहीं हो सकता।
चार्ज क्रिएशन क्या होता है? वही बदले में कुछ कोलेटरल रखवा के बैंक में लोन लेना, उसे बोलते हैं चार्ज क्रिएशन, चाहे प्लेज हो, चाहे हाइपोथिकेशन हो, चाहे मॉर्टगेज हो। मान लो मैं चला गया किसी बैंक के पास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैंने ये कहा जाके, मेरे पास एक शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसकी वैल्यू 2,000 रुपये है, मुझे 1,000 रुपये का लोन चाहिए, 1,000 रुपये का लोन चाहिए मुझे। तो ये काम करो, ये शेयर मैं आपको प्लेज कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे 1,000 रुपये का लोन दे दो। तो वो ये कहेंगे ये शेयर आपके पास है, मैं कहूंगा शेयर मुझे मेरे नाम पे हो गया है मतलब, लेकिन अभी मुझे अलॉट नहीं हुआ है क्योंकि अनपेड कैपिटल है, तो वो नहीं देंगे। जब मैं उस शेयर की 2,000 रुपये की तीनों किस्तें भरूंगा, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 में, उसी के बाद मुझे वो शेयर अलॉट होगा और उसी के बदले फिर मैं प्लेज करके लोन ले सकता हूं। क्लियर एकदम? यानी चार्ज क्रिएशन नहीं पॉसिबल है अनपेड कैपिटल के ऊपर, यह कहता है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 15 पे आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बैंक को 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया एक साल में, ठीक है। अब ये 1,000 करोड़ का बैंक क्या करेगा? या तो उसे बैंक में ही री इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। री इन्वेस्ट करेगा मतलब अपनी ब्रांचेस और खोल देगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, लोग हायर कर लेगा, कैसे भी मतलब वो बैंक में ही दोबारा निवेश कर देगा, नए नए वर्टिकल। या बैंक ये भी सोच सकता है एक काम करते हैं, इसका एक हिस्सा जनता में बांट देते हैं, क्योंकि जनता का आधा पैसा तो जनता का लिया हमने, मान लो। तो एक कंपनी है, मान लो उसमें 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और आधे शेयर जनता के पास है, आधे प्रमोटर के पास है, तो वो ये कहेंगे 1,000 करोड़ में से जो 500 करोड़ रुपया है वो जनता में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये 500 करोड़ जो है ये प्रॉफिट का एक पार्ट है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। यानी प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट जो जनता में या शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। अब डिविडेंड आप दो, उससे पहले आपको अपनी सारी लायबिलिटी सेटल करनी पड़ेंगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों। यानी कोई भी बैंकिंग कंपनी डिविडेंड तब तक नहीं देगी शेयर के ऊपर शेयर होल्डर्स को जब तक वो अपने कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस, जिनमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस, शेयर सेलिंग कमीशन, ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ लॉसेस वगैरह, ये सारी चीजें सेटल करेगी, ठीक है। जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं या नॉट टेंजिबल एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ करेगी पहले, उसके बाद ही फिर वो डिविडेंड पे करेगी। क्लियर? तो ये कहता है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 16, प्रोहिबिशन ऑफ कॉमन डायरेक्टर। मान लो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक एचडीएफसी बैंक है। मैं हूं गौरव गर्ग, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हूं। क्या मैं एचडीएफसी में भी डायरेक्टर बन सकता हूं? नहीं। तो कोई भी दो अलग अलग बैंकों में एक व्यक्ति कॉमन डायरेक्टर नहीं हो सकता। अगर मुझे एचडीएफसी का डायरेक्टर बनना है तो एसबीआई से पहले मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, वरना वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा, सेक्शन 16 का वायलेशन माना जाएगा। सेक्शन 17 पे आ जाते हैं, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व फंड ये होता है कि बैंक को जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 25% उसे एक रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा और बाकी बचा हुआ ही वो डिविडेंड के रूप में बांट सकता है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बैंक को 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1,000 का 25% यानी कि 250 करोड़ रुपए एक रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा। आप इसको स्टैट्यूटरी रिजर्व भी बोल सकते हो, और बचा हुआ 750 करोड़ ही प्रोमोटर या शेयर होल्डर में बांटा जा सकता है। तो ये है रिजर्व फंड का कॉन्सेप्ट। पहले 20% होता था, पुरानी बुक्स में आपको 20% मिलेगा, लेकिन अब ये 25% है, रिजर्व फंड में पैसा रखना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक, कैश रिजर्व रेशो। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत हो सकती है। तो यहां पे मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये क्या है पूरा मामला। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैश रिजर्व रेशो कितना है, बढ़ता घटता रहता है, जनरली 4% के आसपास रहता है, ठीक है, आसपास, क्योंकि ये स्टैटिक वीडियो है तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि अभी कितना है, वो मैं करंट वाले में बताऊंगा, ठीक है। बट समझने के लिए मान लेते हैं 4% के आसपास। अब एक होता है सेक्शन 41, ध्यान से सुनना जरा, सेक्शन 41 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ये भी सीआरआर की बात करता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 का सेक्शन 18, ये भी सीआरआर की बात करता है। तो आप कहेंगे ये क्या? अब अगर पूछ लें एग्जाम में कि भाई कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ता है, ये कौन सा सेक्शन कहता है? ये डिपेंड करता है कि आप शेड्यूल्ड बैंक की बात कर रहे हैं या आप नॉन शेड्यूल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। अगर शेड्यूल्ड बैंक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में रखा है, यानी वो सेक्शन 42(1) एप्लीकेबल होगा उस पर, ठीक है।
शेड्यूल्ड बैंक जो होता है उसे भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जैसे कुछ कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, लोकल एरिया बैंक वगैरह होते हैं, ये सब नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंकों को भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, शेड्यूल्ड बैंकों को सीआरआर जो मेंटेन करना पड़ता है वो आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है 4% के आसपास जो पैसा होता है। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं उन्हें जो सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है वो खुद के पास करना पड़ता है, आरबीआई के पास नहीं। ठीक है, तो दोनों एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। शेड्यूल्ड बैंकों पे होता है सेक्शन 42(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 जो बोलता है कि शेड्यूल्ड बैंकों को सीआरआर रखना पड़ेगा। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, नॉट शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड बैंक, उनको सेक्शन 18 बोलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 1949 का कि उन्हें सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक सेक्शन 18 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और शेड्यूल्ड बैंक सेक्शन 42(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। सेक्शन 19 पे आ जाते हैं। सेक्शन 19 ये बताता है कि कोई बैंक जो है वो एक कंपनी में कितने शेयर ले सकता है। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा वो है, या तो उस कंपनी का 30% या अपना खुद का पेड अप कैपिटल का 30%, इनमें जो भी कम हो। या तो उस कंपनी के 30% शेयर या अपनी खुद की कंपनी के 30% पेड अप कैपिटल के जो भी कम हो। इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कंपनी है, वो कहती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कि मुझे 1000 करोड़ रुपए का लोन दे दो। आप कहोगे भाई 1000 करोड़ का कैसे दे दें, बदले में है रखवाने को? वो कहेगी नहीं, बदले में तो नहीं है, एक काम करो, मेरी कंपनी की वैल्यू 2000 करोड़ है, मैं आधी कंपनी आपके नाम कर देता हूं, अब आप 1000 करोड़ मुझे दे दो। तो आप क्या आप कर सकते हो ये? आधी कंपनी कैसे ले लोगे जब 30% से ज्यादा ले ही नहीं सकते हो? पहली बात। दूसरी बात, मान लो, वैसे तो ऑब्वियसली एसबीआई, हम लाखों करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो कोई छोटा बैंक है एसबीआई। ठीक है, अब इसकी जो पेड अप कैपिटल है अपनी खुद की वो कितनी है? मान लो 600 करोड़। तो 600 करोड़ का 30% कितना हो गया? 180 करोड़। 180 करोड़ से ज्यादा ये 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर ये किसी कंपनी में नहीं खरीद सकता। ठीक है, क्योंकि यहां पे कम कौन सा है? तो 1000, कंपनी 2000 करोड़ की है, 2000 करोड़ का 30% कितना हो गया? 2000 करोड़ का 30% हो गया 600 करोड़। तो 600 करोड़ में और 180 करोड़ में कम कौन सा है? 180 करोड़। यानी 180 करोड़ से ज्यादा वो बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकता किसी कंपनी में। तो ये सेक्शन 19 बताता है कि एक बैंक किसी दूसरी कंपनी में कितने रुपए के शेयर होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो वो जो अमाउंट होगा वो उस कंपनी के 30% और खुद के 30% में जो भी कम है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 20, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। देखो, एक बैंक अपने खुद के शेयर के बदले पैसा नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10 शेयर खरीदे और मैंने आपको बताया एक शेयर 2000 रुपए का है, यानी मेरे पास 20,000 रुपए के शेयर है। क्या मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके ये बोल सकता हूं कि भाई देखो, मैं ये शेयर आपको प्लेज कर रहा हूं, 20,000 रुपए के शेयर है, आप 20,000 रुपए के शेयर रख लो अपने पास और मुझे 15,000 रुपए का लोन चाहिए अर्जेंट, वो दे दो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने खुद के शेयर रखकर ही मुझे उसके बदले लोन नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मेरे पास मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नहीं बल्कि पंजाब नेशनल बैंक के शेयर हैं 10, 2000 रुपए के 20,000, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसे ले लेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेगा ठीक है, 20,000 रुपए के शेयर पंजाब नेशनल बैंक के हमारे पास प्लेज कर दो, बदले में 15,000 का लोन ले जाओ, अगर आप नहीं चुकाओगे तो शेयर बेच के चुका लूंगा, वो ठीक है। लेकिन कोई भी बैंक अपने खुद के शेयर के बदले क्रिएशन ऑफ चार्ज नहीं कर सकता, ये कहता है सेक्शन नंबर 20। अब आते हैं सेक्शन नंबर 21 पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये ताकत है कि वो बैंकिंग कंपनीज मतलब बैंक ही है यहां पे, उनके एडवांसेस कंट्रोल कर सकता है। एडवांसेस मतलब होता है लोन या एक्सपोजर, जो भी वो लोन दे रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है। मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को कहे कि भाई देखो, तुम एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दोगे, तो बैंक को मानना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई कह रहा है सेक्शन 21, आपके एडवांसेस वो कंट्रोल कर सकता है आरबीआई पब्लिक इंटरेस्ट में, राइट, इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। देखो, आरबीआई का काम ये नहीं है कि बैंक का मित्र बने या बैंक जो है उसको आगे ले जाए, नहीं, ये काम आरबीआई का नहीं है। आरबीआई का काम होता है
जनता के हितों की रक्षा। निवेशक जो जिन्होंने डिपॉजिटर हैं, जो जो जिन्होंने बैंकों में पैसा डाला है, उनको बचाओ, उनके हितों की रक्षा करो। ये काम होता है आरबीआई का। आरबीआई का काम ये नहीं है कि बैंक को बड़ा बनाओ, नहीं। अगर मान लो आरबीआई कहता है कि देखो किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, जब आप इसके थ्रू लोन दो तो 7% से ज्यादा ब्याज मत चार्ज करो, तो बैंक को मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो भी आरबीआई डिसाइड कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट कितना आप लोन दे सकते हो वो भी डिसाइड कर सकता है। मार्जिन अमाउंट वगैरह वो सब भी आरबीआई डिसाइड कर सकता है। तो आरबीआई के पास ये पूरी पावर होती है कि वो एडवांसेस या लोन जो होते हैं बैंकिंग कंपनीज के, उनको कंट्रोल कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, या डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट, या बैंकिंग पॉलिसी को बचाने के लिए। ठीक है। अब आप जानते हो कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उस पर 3 लाख रुपए तक का लोन कोई भी किसान ले सकता है, और इस 3 लाख में से 1.6 लाख जो होता है वो गारंटी फ्री लोन होता है, गारंटी फ्री, और ब्याज भी देना पड़ता है किसान को। अब आरबीआई ने कह दिया कि जो भी किसान लोन ले आपसे, 3 लाख तक का ले सकता है वो, तो कोई भी किसान अगर लोन ले रहा है, आप 7% से ज्यादा ब्याज नहीं चार्ज करोगे तो बैंकों को मानना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पावर आरबीआई को देता है सेक्शन नंबर 21। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 के थ्रू बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस मिलता है आरबीआई से। देखो, कोई भी कंपनी बैंकिंग का कारोबार भारत में नहीं कर सकती जब तक उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस ना दे। ये कहता है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 23, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ओपनिंग ऑफ न्यू एंड ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस। अगर मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मान लो उनकी ब्रांच दिल्ली में है, वो कहते हैं कि भाई हमें अब मुंबई में भी ब्रांच खोलनी है, तो क्या आरबीआई से परमिशन चाहिए? हाँ, चाहिए। अगर आप दूसरे सिटी में ब्रांच खोलते हो तो परमिशन चाहिए। देश के बाहर अगर आप ब्रांच खोलते हो परमिशन चाहिए। लेकिन अगर आप उसी शहर में ब्रांच खोलते हो या किसी कस्बे या गांव में खोलते हो तो फिर आपको परमिशन नहीं चाहिए। अदरवाइज आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है नई ब्रांच ओपन करने के लिए। ठीक है। आरबीआई की परमिशन चाहिए नई ब्रांच ओपन करने के लिए, लेकिन अगर आप उसी शहर में ब्रांच खोलते हो या गांव या कस्बे में, तो फिर आपको जो है परमिशन नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 24। सुपर इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 24, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। एसएलआर। अब अगेन एसएलआर की जो वैल्यू है वो लगभग 18% है। मैं लगभग वर्ड यूज कर रहा हूं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा अभी 18% है, लेकिन हाँ 18% के आसपास है। ये स्टैटिक वीडियो है, वो आपको मेरे करंट अफेयर के वीडियो में पता चल जाएगी कितनी वैल्यू है। अच्छा, मिनिमम एसएलआर कितना हो सकता है? 0, और मैक्सिमम 40%। ये भी एमसीक्यू आते हैं इस तरह के कि मिनिमम एसएलआर, मिनिमम कुछ होता नहीं है, 0 भी हो सकता है, आरबीआई के ऊपर है। आरबीआई चाहे तो उसे एकदम 0 भी कर सकता है, लेकिन आरबीआई चाह के भी एसएलआर को 40% से ज्यादा नहीं कर सकता। यानी मैक्सिमम एसएलआर जो होगा वो 40% होगा, उससे ज्यादा नहीं। ये बात ध्यान रखिए। अब एसएलआर मेंटेन करनी पड़ेगी। ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार अब जैसे मैंने यहाँ 34 लिखा था, वो 34 आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं है। तो सेक्शन 24 जो होता है वो ये कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का कि आपको जो एसएलआर है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है एसएलआर के लिए, और ये फॉर्म भर के आपको सबमिट करना पड़ता है आरबीआई को हर ऑल्टरनेट फ्राइडे, यानी एक छोड़ के एक फ्राइडे जो होता है हर महीने का, आपको सबमिट करना पड़ता है, और उसमें रिटर्न अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि हाँ आप इतना एसएलआर मेंटेन कर रहे हो। तो अब ये सीआरआर भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, सीआरआर जो होता है, पहला फर्क तो ऑब्वियसली वो 4% के आसपास होता है, एसएलआर 18% के आसपास है, पहला फर्क। दूसरा फर्क ये होता है सीआरआर में और एसएलआर में, सीआरआर जो होता है वो सिर्फ हार्ड कैश में होता है। ठीक है, लेकिन एसएलआर जो होता है वो किस में हो सकता है? वो कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकता है। ये दूसरा और बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है वो होता है सीआरआर और एसएलआर में। तो ये ध्यान रखिए कि जो सीआरआर और एसएलआर है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सीआरआर जो होता है कैश रिजर्व रेशियो, वो सिर्फ कैश में ही होगा, हार्ड कैश, वो गोल्ड या दूसरे तरह के जो एसेट्स हैं उनमें नहीं हो सकता। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस हैं वो सीआरआर और एसएलआर में होते हैं। तो एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ता है, और फॉर्म 8 इसके लिए होता है, और एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे को ये
फॉर्म 8 भर के देना पड़ता है। एक और डिफरेंस बताता हूं, जो सीआरआर होता है ना, वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है शेड्यूल्ड बैंक को, लेकिन जो एसएलआर होता है वो खुद के पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास नहीं रखवाना होता है एसएलआर को। सीआरआर को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है शेड्यूल्ड बैंक को, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक को खुद के पास रखना होता है। लेकिन जो एसएलआर होता है वो एक शेड्यूल्ड बैंक को भी खुद ही के पास रखना होता है, वो आरबीआई के पास नहीं रखवाना होता। अब आते हैं सेक्शन नंबर 26, रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। मान लो किसी ने सेविंग अकाउंट खोला कोई, उसमें 1 करोड़ रुपया डाल दिया, डाल के छोड़ दिया। अब 10 साल तक उस बैंक में कोई हरकत नहीं हुई, ना पैसा निकाला गया ना डाला गया, बिल्कुल इनएक्टिव है, और ये 1 करोड़ रुपए का 10 साल हो गए, कोई क्लेम करने ही नहीं आया, तो क्या करेगा बैंक उसका? तो बैंक को वो उस कैलेंडर ईयर में जब 10 साल हुए हैं, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर वो पैसा आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 11 नवंबर 2011 11 नवंबर 2011 को मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला और मैंने सेविंग अकाउंट में अपने 1 करोड़ रुपया डाल दिया। ठीक है, 11 नवंबर 2011 को मैंने अकाउंट खोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अब डाल के खत्म, भूल गया मैं, या भूल क्या गया बस, ठीक है, कुछ भी, मान लो मेरी मौत हो गई, मेरी मौत हो गई। अब 10 साल बीत गए, 10 साल के बाद अब हो गया 11 नवंबर 2021। अब भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेगा ये कौन है भाई बंदा, कुछ हुआ ही नहीं 10 साल से, एकदम अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ये, अब इसका क्या करूं मैं? अब देखो आरबीआई का रूल ये कहता है उस कैलेंडर ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को, तो 11 नवंबर 2021 को खत्म हुआ है, यानी कैलेंडर ईयर कब होगा? 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021 के 30 दिन के अंदर, यानी 30 जनवरी 2022 तक ये 1 करोड़ रुपया मुझे आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी अगर अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है 10 साल या उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट, तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, उस कैलेंडर ईयर के 30 दिन खत्म होने के 30 दिन के अंदर आरबीआई को वो ट्रांसफर करना पड़ेगा उस बैंक को। और आरबीआई उस पैसे का क्या करेगा? आरबीआई उस पैसे का इस्तेमाल करेगा डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में। ऐसा नहीं है आरबीआई उस पैसे से कोई अयाशी करेगा या कुछ, उसको डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में इस्तेमाल करेगा। अब एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मैं भूल गया था, अब मैं 12 साल के बाद आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, प्लीज मेरा पैसा वापस करो, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे मेरा पैसा वापस करेगा? हाँ करेगा, करेगा, लेकिन सिर्फ 3% ब्याज देगा, इससे ज्यादा नहीं। बल्कि पहले तो 4% था, फिर कम करके 3.5 करा, और फिर करा अब 3, तो अभी 3% है। पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन ब्याज आपको जो उस पर मिलेगा सिर्फ 3% मिलेगा। सेक्शन 28 की बात करते हैं, पावर टू पब्लिश इंफॉर्मेशन। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये ताकत होती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक पे जुर्माना लगाया 1 करोड़ का, और होता है, आपने भी देखा होगा, अक्सर न्यूज आती है, आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया, आरबीआई ने उस बैंक पे जुर्माना लगाया, आती है ना न्यूज इस तरह की। तो आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब आरबीआई इसे पब्लिश जरूर करवाएगा, क्यों? दूसरे बैंकों को भी पता चलना चाहिए कि देखो हम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करते, हम जो हैं वो एक्शन आपके खिलाफ भी ले सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट में अब एचडीएफसी पहुंच जाए अदालत में कि आरबीआई नहीं पब्लिश क्यों करा, मेरी तो इमेज खराब हो गई। अरे भाई इमेज क्या खराब हो गई, आप गलत काम कर रहे थे तो आप पे लगा दिया। आरबीआई के पास ये पावर है सेक्शन 28 के तहत कि वो अपने, तो आरबीआई क्या करेगा, सर्कुलर निकाल देगा, और सर्कुलर निकाल के बता देगा मैंने एचडीएफसी पे 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया क्योंकि ये फला कानून का उल्लंघन कर रहा था, और फिर सारी मीडिया छाप देगी उसे। तो आरबीआई सेक्शन 28 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत उसे ताकत मिलती है कि वो जो चाहे इंफॉर्मेशन उसे पब्लिश कर सकता है। सेक्शन 29 ये आसान है, सेक्शन 29, 30 ये सब 31 वगैरह। सेक्शन 29 ये कहता है कि हर बैंक को बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, और फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन एकदम बढ़िया प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों से पूछना जो बैंकों में काम कर रहे हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तो कितना ज्यादा काम का भार आ जाता है, क्यों? क्योंकि ये सब बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, और फिर वो आरबीआई को ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो सेक्शन 29 कहता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे बैंक को, और इनका फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। सेक्शन 30, क्या ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह हैं,
क्या ये ऑडिट होंगे या ऑडिट नहीं होंगे? बिल्कुल ऑडिट होंगे। बैंक तो कुछ भी लिख के दे देगा कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, उसे ऑडिट भी तो करेगा कोई। तो इंडिपेंडेंट कंपनी कोई ऑडिट कर सकती है, डिलॉयट या अर्नेस्ट एंड यंग या बहुत सारी कंपनियां इस तरह की जो इंटरनल ऑडिट करती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट करती हैं। तो ऑडिट होगा, वो डेफिनेटली ऑडिट होगा बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर द लॉ। कोई ऐसे पर्सन के द्वारा ऑडिट होगा जो क्वालिफाइड है अंडर द लॉ। फिर ऑडिट होने के बाद वो ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट क्या करनी पड़ेगी? हाँ, ये कहता है सेक्शन 31, आरबीआई को उसकी कॉपीज मिलेंगी, राइट? 3 कॉपी मिलेंगी, बल्कि इनफैक्ट बैंकों के पास खुद इतनी कॉपी नहीं होती जितनी आरबीआई के पास होती है, राइट? तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है पूरी ऑडिटेड कॉपी, जो अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह की, आरबीआई को 3 कॉपी उसकी सबमिट करनी पड़ेंगी 3 महीने के अंदर अंदर। और अगर मान लो बैंक ये करने में असमर्थ है तो आरबीआई के पास जाओ और कहो कि प्लीज 3 महीने का टाइम और दे दो, और आरबीआई चाहे तो 3 महीने का टाइम उसे और दे सकता है। और जो रीजनल रूरल बैंक है वो क्या करेंगे? रीजनल रूरल बैंक अपने स्पॉन्सर बैंक को देंगे वो कॉपीज, और स्पॉन्सर बैंक फिर आगे आरबीआई को दे देगा। सेक्शन 35, जिसे सब डरते हैं, इंस्पेक्शन। आरबीआई जब चाहे किसी भी बैंक में जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। ये जो इंस्पेक्टर होंगे ये आरबीआई ऑफिस, नियर बाय आरबीआई ऑफिस के डेपुटेड ऑफिशियल्स होंगे जो इंस्पेक्शन करेंगे। अगर आरबीआई को लगता है कि कहीं पे कोई शिकायत है, कोई शंका है, किसी बैंक के ऊपर शक है, कोई अनफेयर या अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो कंज्यूमर इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में वो सेक्शन 35 के तहत इंस्पेक्शन जब चाहे कर सकता है। सेक्शन 35A सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 35A हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा। देखो, सेक्शन 35A वहां लगता है जहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को डायरेक्शंस दे सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये ताकत है कि वो बैंकों को हिदायत दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है, हिंदी में बोलते हैं दिशा निर्देश दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगेन पब्लिक इंटरेस्ट में, बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में, या डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में। आपको एक एग्जांपल देता हूं। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो योजना आई थी वो सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही आई थी। तो ओम्बड्समैन क्या होता है? जो जनता की शिकायतें सुनता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगेन पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ गई ना, कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात आ गई। तो ओम्बड्समैन जो आया, बैंकिंग ओम्बड्समैन 1995 में, वो कौन से सेक्शन के तहत आया था? वो सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही आया था। तो अगर आरबीआई को लगता है कि कोई भी ऐसा बैंक है, बैंकिंग कंपनी, कि वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर्स के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, या जो बैंकिंग पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ काम कर रहा है, या जो हमारा सिस्टम है उसके खिलाफ काम कर रहा है, कुछ भी ऐसा, तो सेक्शन 35A में वो उस बैंक को डायरेक्शंस दे सकता है। ये है सेक्शन 35A, सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। सेक्शन 36AA, आरबीआई जो है वो सीईओ को, बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को, चेयरमैन, इन सबको रिमूव करने का अधिकार रखता है। अगर उसे लगता है कि वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर है, या पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आरबीआई उन्हें रिमूव कर सकता है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे चेयरमैन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे सीईओ, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सेक्शन 36A कहता है। सेक्शन 36AB, आरबीआई अगर चाहे, अब रिमूव तो कर दिया, तो अपने खुद के बंदे बिठा सकता है वहां पे, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट कर सकता है रोजमर्रा का काम देखने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग कंपनी, डिपॉजिटर या पब्लिक इंटरेस्ट में। यानी आरबीआई किसी भी बैंक के अंदर वहां के एडिशनल जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 37, सस्पेंशन ऑफ द बिजनेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 37 और 38 दोनों। देखो, 37 ये है, अगर मान लो मैं एक बैंक चला रहा हूं, मेरे बैंक का नाम है गौरव गर्ग बैंक लिमिटेड, प्राइवेट बैंक है। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं बैंक नहीं चला पा रहा हूं, मेरे से नहीं चल रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे तो बंद करना है, ठीक है, यानी कि मैं अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं हाई कोर्ट के पास जाके बोल सकता हूं कि प्लीज मुझे बैंक बंद करने की इजाजत दीजिए, यानी कि मैं बैंक को वाइंड अप करना चाहता हूं। तो हाई कोर्ट क्या कहेगा? हाई कोर्ट कहेगा एक काम करो, 6 महीने तक चलाओ और एक्टिविटीज अपनी कम कर दो, इसे मोराटोरियम बोलते हैं। यानी कि मैं एक बैंक अगर चला रहा हूं, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अगर आप एक बैंक जो है उसे सस्पेंड करना चाहते हो, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, तो आप किसको रिपोर्ट करोगे? तो आप जो अप्लाई करोगे हाई कोर्ट में। तो मैं हाई कोर्ट में जाके बोलूंगा, मैं प्रमोटर हूं इस बैंक का, मैं हाई कोर्ट में जाके बोलूंगा कि मुझे ये बैंक बंद करना है। तो हाई कोर्ट मुझे क्या बोलेगा? फिर हाई कोर्ट कहेगा ठीक है, आप 6 महीने इसे कंटिन्यू रखो और उसके बाद फिर आपका वाइंड अप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
और जब 6 महीने के लिए मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कम कर दूंगा या सस्पेंड कर दूंगा, उसे मोराटोरियम कहा जाता है। अब ये तो है सेक्शन 37। क्या सस्पेंशन ऑफ बिजनेस आरबीआई भी कह सकता है? क्या आरबीआई भी जाके कह सकता है हाई कोर्ट को कि देखो ये बैंक तो बेकार है, ये बैंक तो अपनी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहा है, हमें इसको वाइंड अप कर देना चाहिए? हाँ, अगर आरबीआई कहेगा हाई कोर्ट को तो वो सेक्शन 38 है। अगर मैं खुद जाके कहूंगा हाई कोर्ट को तो वो सेक्शन 37 है। तो हाई कोर्ट को ऑर्डर देना होता है वाइंडिंग अप का, बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप करने का। तो अगर वो अपने डेप्ट नहीं पे कर पा रहा है, सीआरआर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, एसएलआर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ये सब तमाम सारे जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो रिजर्व बैंक जो होता है वो भी अप्लाई करता है हाई कोर्ट को कि इस बैंक को वाइंड अप कर दो। उसे बोलते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 44A भी काफी आता है बहुत, और आजकल तो बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इतने बैंक मर्ज हो रहे हैं, राइट। अब जैसे पंजाब नेशनल बैंक मर्ज हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के साथ मर्ज हो गया। हमने देखा कि सिंडिकेट बैंक जो कैनरा बैंक वगैरह, मतलब काफी सारे मर्जर हो रहे हैं आजकल। अमलगमेशन मतलब मर्जर। अब देखो सेक्शन 44A ये बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अमलगमेशन करवा सकता है बैंकिंग कंपनीज का। अब इतने सारे रीजनल रूरल बैंक हैं, वो भी आपस में मर्ज हो गए, आपस में समा गए एक दूसरे में, ठीक है। कंडीशन ये है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए शेयर होल्डर की। अब आप कहेंगे 2/3 मेजोरिटी तो बड़ी मुश्किल होती है मिलनी, 66% हो गई। अब मान लो मैंने 5,000 शेयर खरीदे हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है। 5,000 शेयर, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आया कि भाई मर्जर कर दें क्या ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक के साथ। कर दिया सरकार ने। कैसे कर दिया? आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। 5,000 शेयर कुछ भी नहीं होते। ज्यादातर जो बैंक है ये सरकारी बैंक, इनकी ओनर तो सरकार ही है। किसी में 70% हिस्सा है, किसी में 80%, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो 2/3 ही तो चाहिए। जब सरकार ही ओनर है उनकी, तो फिर आपसे क्यों पूछने आएगा कोई? 5,000 शेयर आपको लग रहे होंगे बहुत ज्यादा है, मेरे से पूछने आएंगे कि भाई मर्जर करवाऊं कि नहीं करवाऊं, लेकिन आप तो बहुत छोटे से एक वो हो, पूरे समुद्र में एक मछली के बराबर हो, राइट। तो अमलगमेशन तब हो सकता है जब 2/3 जो मेजोरिटी है शेयर होल्डर की वो अप्रूव कर दे। ये सेक्शन 44A के तहत किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा आखिर में नॉमिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। देखो नॉमिनेशन ये होता है कि भाई मैं इस व्यक्ति को नॉमिनेट कर रहा हूं। नॉमिनी जो होता है, मान लो अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो ये जो अकाउंट है फिर ये मेरे बेटे को या मेरी पत्नी को चला जाए तो वो नॉमिनेशन हो जाता है। तो इसमें 3 तरह के अकाउंट की हम बात करेंगे। डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट दोनों तरह के, चाहे डिमांड डिपॉजिट हो, डिमांड डिपॉजिट मतलब कासा, और टर्म डिपॉजिट मतलब राफा। समझ में आया? फिर सेफ कस्टडी अकाउंट, अगर मान लो मुझे अपने लॉकर वगैरह के लिए पे करना है, सीधा सेफ कस्टडी अकाउंट से कर सकता हूं। या लॉकर अकाउंट, लॉकर वगैरह मैंने किराए पे लिया है तो उसको भी मैं लॉकर के लिए भी किसी को नॉमिनेट कर सकता हूं। मान लो मैंने लॉकर में बहुत सारा सोना वोना रखा है, अब मुझे डर लग रहा है कि भाई अगर मेरी डेथ हो गई तो उसका क्या होगा, तो नॉमिनेट कर दो किसी को, सिंपल। तो पहले देखते हैं डिपॉजिट अकाउंट। अगर मान लो मेरा कोई भी अकाउंट है, कासा है या राफा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे नॉमिनेशन करना है किसी को, तो मैं नॉमिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, उसके लिए भरूंगा फॉर्म नंबर DA1। अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूं किसी की नॉमिनेशन तो DA2 भरूंगा, और अगर मैं नॉमिनेशन बदलना चाहता हूं यानी वेरिएशन चाहता हूं तो मैं भरूंगा DA3। इज इट क्लियर? ये है सेक्शन 45ZA। ये सब MCQs के लिए बता रहा हूं। सेफ कस्टडी अकाउंट, सेफ कस्टडी अकाउंट है अगर, तो उसमें सेक्शन है 45ZC। तो इसमें अगर मैं किसी को नॉमिनेट करना चाहता हूं तो SC1 फॉर्म भरूंगा, अगर किसी की नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहता हूं तो SC2 भरूंगा, और अगर मैं वेरिएशन चाहता हूं, यानी मान लो पहले कोई नॉमिनेशन किसी को किया था उसका हटा के किसी दूसरे को करना चाहता हूं कि भाई जो आर्टिकल है सेफ कस्टडी में वो किसके हो जाएंगे मेरे जाने के बाद, तो SC3 फॉर्म भरूंगा, ठीक है। वेरिएशन मतलब होता है चेंज। अब बात करते हैं लॉकर। अगर मान लो मैंने लॉकर लिया हुआ है रेंट पे, किराए पे, बैंक का लॉकर, लॉकर में लोग जनरली महंगी चीजें रखते हैं, तो सेक्शन होता है 45ZE ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब इसमें डिपेंड करता है लॉकर मेरा अकेले का है कि ज्वाइंट है। अगर अकेले का है तो अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी है नॉमिनेशन के लिए तो भरूंगा SL1, कैंसिलेशन के लिए SL2, और चेंज के लिए वेरिएशन के लिए SL3। अगर ज्वाइंट है तो रिक्वेस्ट के लिए भरूंगा SL1A, कैंसिलेशन के लिए वही रहेगा दोनों में, चाहे ज्वाइंट है चाहे सोल है, SL2, और कैंसिलेशन जो वेरिएशन है, कैंसिलेशन के लिए SL2 और वेरिएशन के लिए SL3A। क्लियर हुआ? ये ए शब्द तब लगेगा जब ज्वाइंट लॉकर है, तो ये ए वाला जो है ना ये तब लगेगा जब ज्वाइंट लॉकर है। तो रिक्वेस्ट करनी है तो SL1 फॉर्म भरूंगा, अगर मुझे वेरिएशन लाना है, नॉमिनेशन बदलना है तो SL3A फॉर्म भरूंगा, कैंसिल करना है तो SL2 भरूंगा। और SL2 कॉमन कैंसिलेशन फॉर्म होता है, चाहे वो सोल लॉकर हो चाहे वो ज्वाइंट लॉकर हो। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हिंदी में। मुझे उम्मीद है कि सिर्फ
1 घंटे के अंदर ही मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पढ़ा पाया, समझा पाया। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसमें टोटल 56 सेक्शन है और जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आप ये खुद पढ़ने बैठ गए ये टॉपिक, पहली बात तो समझ में कुछ नहीं आएगा, बहुत ही आसान नहीं है ये समझने बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट का मतलब होता है कि आपने पूरा एक्ट जो है, वेबसाइट खोली सरकार की, इनकम टैक्स की वेबसाइट या जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वहां आपको पूरी एक्ट मिल जाएगी, लेकिन उसमें खुद पढ़ के समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इसमें काफ़ी मेहनत मैंने की है आप तक उतना कंटेंट देने के लिए जो एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अब आप कोई भी बुक उठा लो बैंकिंग अवेयरनेस की, और आप एक एक क्वेश्चन इस वीडियो को सिर्फ 2 बार देखने के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप 70% डेटा रिटेन कर पाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 7, और सेक्शन 8 में आरबीआई एक्ट भी फटाफट कर लें, तो अगला वीडियो होगा आरबीआई एक्ट 1934 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।